आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सटेंशन फंक्शन के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि एक्सटेंशन फंक्शन क्या होता है, उसके साथ साथ देखेंगे कि इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो इसको कोड के थ्रू ही समझते हैं। तो अभी तक हमें कोई क्लास को एक्सटेंड करना होता था तो हम लोग क्या कर रहे थे कि उसकी एक सब क्लास बनाते थे और उसके अंदर मेथड्स डिफाइन करते थे। मतलब जो भी हमें नए मेथड्स ऐड करने हैं तो हम उसकी एक सब क्लास बनाते थे और उसके अंदर मेथड्स डिफाइन करते थे। अब सपोज कोई ऐसी क्लास है जो किसी पर्टिकुलर लाइब्रेरी में है, उसको मुझे एक्सटेंड करना है। तो अगर वो क्लास ओपन है तभी आप उसको एक्सटेंड कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो जनरली हम उन क्लासेस के अंदर फंक्शंस ऐड नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ओपन नहीं होती हैं। तो कॉटलिन में एक नया कॉन्सेप्ट है एक्सटेंशन फंक्शन का। तो उसके थ्रू आप क्लासेस के अंदर प्रॉपर्टीज और मेथड्स ऐड कर सकते हो। मतलब अगर आपको कोई नया मेथड ऐड करना है तो आप एक्सटेंशन फंक्शन उसे डिफाइन करोगे और उसके थ्रू आप उस क्लास के अंदर मेथड ऐड कर पाओगे। तो इसको कोड करके दिखाता हूँ। तो स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक मेथड ऐड करते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैं प्रिंटलन स्टेटमेंट लिखता हूँ हेलो जीसी कोड। तो ये मेरा एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, तो इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, इस तरीके से आया है ये। बट ये जो आउटपुट है मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, मुझे कुछ फॉर्मेटेड आउटपुट चाहिए। मतलब जो भी मैसेज यहाँ पे पास हुआ है वो फॉर्मेटेड होकर प्रिंट हो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक एक्सटेंशन फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डिफाइन करता हूँ, फिर एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फन। अब हम लोग स्ट्रिंग क्लास के अंदर कोई फंक्शन ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखूंगा, डॉट लगाऊंगा और यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम लिखूंगा। तो यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम लिखता हूँ मैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, और ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग ही। जो भी आप इसे मैसेज पास करोगे उसको फॉर्मेट करके रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग। तो ये हमारा एक्सटेंशन फंक्शन का सिंटेक्स है। मतलब आपको मेथड नेम के आगे उस क्लास का नाम लिखना है और ये डॉट लगाना है। तो ये एक एक्सटेंशन फंक्शन है। मतलब हमने स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक एक्सटेंशन फंक्शन डिफाइन किया है इस नाम का। और यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम $this का यूज़ करेंगे, $this। तो इस तरीके से मैं एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग रिटर्न करूँगा। तो जिस ऑब्जेक्ट पे ये फंक्शन कॉल होगा तो दिस उसको पॉइंट करेगा। तो इसको कॉल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा तो मेरे पास एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का भी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा मेथड यहाँ पे आने लग गया है। तो इसको कॉल करता हूँ तो ये नॉर्मल फंक्शन की तरह ही बिहेव कर रहा है। जिस तरीके से स्ट्रिंग क्लास के अंदर और मेथड्स हैं उसी तरीके से ये बिहेव करेगा। तो इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा आउटपुट बिगड़ गया, तो यहाँ पे मैं बैकस्लैश n लगाता हूँ दोबारा से और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, इस तरीके से इसने फॉर्मेट कर दिया हमारे मैसेज को। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने इस ऑब्जेक्ट पे ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कॉल किया है तो दिस की वैल्यू जो है वो इसको पॉइंट करेगी। तो एक्सटेंशन फंक्शन जिस भी ऑब्जेक्ट पे कॉल होगा दिस उसको पॉइंट करेगा। दिस मतलब करंट ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग एक्सटेंशन फंक्शंस डिफाइन करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट नोट, ये जो मेथड्स हैं इसके अंदर आप क्लास के प्राइवेट मेंबर्स एक्सेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने ये जो फंक्शंस है वो क्लास के बाहर डिफाइन किए हैं। तो आप क्लास के प्राइवेट वेरिएबल्स एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो ये था हमारा एक्सटेंशन फंक्शन के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं इनलाइन फंक्शन की। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है इनलाइन फंक्शन का। इनलाइन जस्ट एक कीवर्ड है। तो इसको कोड करके दिखाता हूँ। तो सपोज यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ लूप नाम का, जो कि एक इंटीजर लेगा और ये क्या करेगा, सिंपल लूप करेगा एक i इन 1 to n तक। मतलब जो भी आप n पास करोगे उस पर ये लूप करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको इंट की जगह लॉन्ग डिफाइन कर देता हूँ, जिससे मैं ये लूप थोड़ी देर चला सकूँ। तो इसके अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, बस ये लूप करेगा और रिटर्न कर जाएगा। तो एक और फंक्शन बनाता हूँ जो मुझे ये बताएगा कि एक फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितनी देर लगी है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन लिखता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेट टाइम एंड रन। और यहाँ पे ये एक फंक्शन लेगा इनपुट में, जो भी इसे फंक्शन एग्जीक्यूट करना है वो फंक्शन इनपुट में लेगा और इसका रिटर्न टाइप यूनिट डिफाइन कर देते हैं हम। तो ये सिंपल मैंने एक फंक्शन बनाया है कैलकुलेट टाइम एंड रन। ये एक फंक्शन लेगा, मतलब एक लैम्डा लेगा इनपुट में और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। और ये हमें ये भी बताएगा कि उसने कितना टाइम लिया है। तो फंक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले यहाँ पे हम टाइम निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेल स्टार्ट सिस्टम डॉट करंट टाइम ls। तो ये हमें करंट टाइम देगा, जो भी इस समय करंट टाइम होगा वो देगा मुझे। उसके बाद मैं अपना फंक्शन एग्जीक्यूट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे हम दोबारा से टाइम निकालेंगे, सिस्टम डॉट करंट टाइम, और यहाँ पे हम लोग उसको प्रिंट कर देंगे कि कितना टाइम लिया उसने। टाइम टेकन $n माइनस स्टार्ट मिली सेकेंड्स। तो ये मेरा एक सिंपल फंक्शन है जो कि एक फंक्शन लेगा इनपुट में, यानी लैम्डा लेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने से पहले टाइम निकालेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद टाइम निकालेगा, उन दोनों को माइनस कर देगा। तो वो पता चल जाएगा हमें कितनी देर लगी इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में। तो यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ कैलकुलेट टाइम एंड रन, और यहाँ पे मैं अपना लूप वाला फंक्शन कॉल करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 मिली सेकेंड्स लिए हैं इस फंक्शन ने एग्जीक्यूट होने में। मतलब इस नंबर के लिए उसने लूप चलाया है तो 6 मिली सेकेंड्स लगे हैं उसको। तो बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, हमें तो लग रहा है ये सिर्फ फंक्शन एग्जीक्यूट कर देता है और काम हो जाता है हमारा।
बट कॉटलिन के अंदर क्या है कि इसके लिए पहले वो एक क्लास बनाता है, फिर उसका इंस्टेंस बनाता है, उसके बाद हम लोग यूज़ कर पाते हैं इसको। मतलब जितने भी आप लैम्डास बनाएंगे तो उसके लिए पहले एक क्लास डिफाइन होगी डायनेमिकली, उसका एक इंस्टेंस बनेगा, तब वो आपका लैम्डा एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हमारा एक परफॉर्मेंस सेट होता है। मतलब सपोज एक लार्ज एप्लीकेशन है, उसके अंदर आप बहुत सारे लैम्डास डिफाइन कर दोगे तो सबके लिए क्लासेस बनेंगी, सबके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, तो वो हमारे लिए परफॉर्मेंस सेट होता है। मतलब मेमोरी ज़्यादा यूज़ होती है उन केसेस में। तो कॉटलिन में अगर हम हर चीज़ के लिए लैम्डा बनाने लग गए तो वो एक परफॉर्मेंस सेट होगा। तो इस चीज़ को इंप्रूव करने के लिए कॉटलिन में एक कीवर्ड है इनलाइन नाम का, तो उसको यूज़ करते हैं। बट उससे पहले इसका बाइट कोड दिखाता हूँ। तो टूल्स पे जाता हूँ और यहाँ पे कॉटलिन के अंदर एक ऑप्शन है शो कॉटलिन बाइट कोड, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, डीकम्पाइल करते हैं इसको अभी के लिए कोलैप्स कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं FN का जो टाइप है एक फंक्शन है और उसका एक इंस्टेंस बनाया है इसने। तो उसके बाद देखते हैं इनलाइन कीवर्ड क्या करता है, तो इसको क्लोज कर देता हूँ। तो देखते हैं इसका क्या बेनिफिट होगा मुझे। तो यहाँ पे मैं इसको बस इनलाइन मार्क कर देता हूँ कि ये इनलाइन फंक्शन है और इसको रन करते हैं। तो आउटपुट में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये नॉर्मली कुछ भी टाइम ले सकता है। मतलब अभी 3 दिखा रहा है, पहले 6 दिखा रहा था, तो टाइम में तो कोई डिफरेंस नहीं है। इसको दोबारा रन करूँगा तो कुछ और आउटपुट दिखाएगा, बट इसका जो बाइट कोड जनरेट हुआ होगा वो डिफरेंट होगा। तो एक बार देखते हैं क्या हुआ है बाइट कोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई इंस्टेंस वाली लाइन नहीं है हमारी, मतलब कोई इंस्टेंस क्रिएट नहीं हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसने क्या किया है, इसने ये वाला जो कोड था हमारा वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो ये इनलाइन कीवर्ड क्या करता है, जहाँ जहाँ पे भी ये फंक्शन कॉल हुआ होगा उसकी बॉडी जो है वो वहाँ पे चिपका देगा। मतलब ये वाला काम हम नहीं करेंगे, कंपाइलर क्या करेगा, जहाँ पे भी ये फंक्शन कॉल हुआ होगा इसकी बॉडी वहाँ चिपका देगा। तो अगर मैं इसको 2-3 बार कॉल करता हूँ तो ये विजिबल हो जाएगा। और इसको दोबारा से डीकम्पाइल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3 बार फंक्शन कॉल किया है, 3 बार यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम कोड कॉपी पेस्टेड है। तो ये इनलाइन कीवर्ड का यूज़ है। तो ये परफॉर्मेंस को लेके है, मतलब आपके एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स ना बने, तो ये यूज़ है इनलाइन कीवर्ड का, मतलब आपको इससे परफॉर्मेंस बेनिफिट मिलता है। तो ये था हमारा एक्सटेंशन फंक्शन और इनलाइन फंक्शंस के बारे में।